नमस्कार, मैथ इजी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजू सिंह और आज का जो टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें बिल्कुल बेसिक से बताया है। इसमें भी कुछ टिप्स बताएंगे कैसे सोल्व किया जाता है प्रश्नों को, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट को, चक्रवृद्धि ब्याज को हल करने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। एग्ज़ाम हॉल में आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका से बना दीजिएगा। अब महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीका से कौन सवाल बनाया जाए, यह महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये जो डाटा दिया रहता है उस पर डिपेंड करता है। अब डाटा के अनुसार कभी कभी होता है कि जो हमारा जो बेसिक फार्मूला है, जो हम लोग 7वां 8वां में पढ़ते थे, P × 1 + R/100 पे पावर n, ये वाला फार्मूला भी कभी कभी काम में आता है। हालांकि हम लोग ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते नहीं, कभी कभी काम में आ सकता है जब डाटा हमारे फेवरेबल हो। लेकिन हम इससे बहुत आसान तरीका बताए हैं, उस तरीका पर आप पहला नंबर वीडियो जाके देखिएगा और दूसरा नंबर भी अभी जो हम बना रहे हैं इस पर भी आप देखिए। एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, खास करके उस कंडीशन में जब ब्याज छमाही संयोजित हो, अर्धवार्षिक हो या तिमाही हो या 4 महीना पे संयोजित हो, उसके बारे में उसका मतलब क्या होता है ये पहले समझिए। देखिए, कंपाउंडिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कंपाउंडिंग का मतलब कि जितने समय के लिए कंपाउंडिंग दिया रहता है उतने समय बाद उसका जो मूलधन है उसमें उसका जो ब्याज है वो जुड़ जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, ठीक है। मान लिया प्रिंसिपल हमारे पास है 1000 रुपया और रेट है मान लिया कि 20%, ठीक है। टाइम है 1 साल के लिए, 2 साल हम मानते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन में चाहे 1 साल ही मानते हैं, 1 साल मान देते हैं, तो पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट हमारा लगेगा वो कितना हो जाएगा? 1000 का 20%। अगर वार्षिक संयोजित हो तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल के लिए दोनों बराबर ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 रुपया। 1000 का 20% 200 रुपया, ठीक है। ये वार्षिक का मतलब हुआ कि हर 1 साल पर यहाँ से चला, मान लिया यहाँ पे हमने कर्जा दिया 1000 रुपया, तो 1 साल बाद ये जाके जो है उसका जो 20% 200 रुपया और जोड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। फिर दूसरे साल से जब शुरू होगा तो फिर अगले साल के लिए जो मूलधन हो जाएगा 1200 रुपया और इसका 20% तो 240 रुपया हो जाएगा। अब ये जोड़ जाएगा तो 1200 240 1440 हो जाएगा। ये तीसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा। तो ऐसे पूरे एक साल पर कंपाउंडिंग होता है। फिलहाल हमने 1 साल के लिए लिया है तो इसका इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो 200 रुपया हो जाएगा। अब इसी को अर्धवार्षिक करते हैं। देखिए, हमने ये पूरा साइकिल है 1 साल का, हमने यहाँ पर ब्याज दिया, कर्जा दिया 1000 रुपया, ठीक है। तो पूरा साल के लिए हमारा जो इंटरेस्ट है वो 20% है। लेकिन जब अर्धवार्षिक के बारे में बात करेगा, अर्धवार्षिक, तो इस कंडीशन में 6 महीना जैसे ही इसका हुआ तो इसका जो इंटरेस्ट हो जाएगा, ये CI कहिए या SI कहिए, जो भी, चूंकि 6 महीना बाद हर बार जब कैलकुलेट करेंगे तो CI भी कैलकुलेट करिएगा तो उतना ही वैल्यू आएगा, ठीक है, या SI भी कैलकुलेट करिएगा तो उतना ही वैल्यू आएगा, चूंकि हर बार कैलकुलेट होता है एक सर्किल पे। तो 6 महीना बाद जब सर्किल घूमेगा तो 6 महीना बाद जितना इसका इंटरेस्ट हो जाएगा वो जाके इधर मूलधन में जुड़ जाएगा। अच्छा, तो 1 साल में कितने छमाही होगा? 2। 6 महीना में यहाँ आ गया, फिर अगला 6 महीना में यहाँ आ गया, फिर 6 महीना में यहाँ आएगा, फिर ऐसे घूमता रहेगा। 1 साल में 2 सर्किल आएगा इसका, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 बार कंपाउंडिंग हुआ, समय 2 हो जाएगा इसका। जो इसके लिए जो टाइमिंग हमने 1 लिया है वो यहाँ पे 2 छमाही हो जाएगा। तो लेकिन रेट जो है टोटल 20% हम लिए हैं टोटल साल भर के लिए, लेकिन बात हो रहा है 6 महीना के लिए, तो 10% पहला 6 माही के लिए और 10% दूसरा 6 माही के लिए। इसी तरीके से यदि तिमाही हो जाता तो 5-5% के 4 गो स्लॉट हमको बनता। अब इसमें देखिए,
कि अगर 1,000 रुपया है और पहले बार में पहले 6 माही के लिए 10% के रेट से डाला गया तो इसका CI कितना हो जाएगा 100 रुपया, ठीक है। और मूलधन पहले से हमारे पास था 1,000 रुपया, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया 1,100 रुपया। अब ये जो हो जाएगा यह हमारे पास मूलधन का काम करेगा अगले 6 महीना के लिए, क्योंकि 6 महीना पे संयोजित होता है। एक बार जो 6 महीना हुआ तब वहीं इसको क्या किए कि जो CI है या SI है जो उसका ब्याज आया वो उसको मूलधन में हम जोड़ दिए। इसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। 6 महीना पर ही इसका मूलधन जोड़ दिया गया। अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली रहता तो हर 3 महीना पर उसका मूलधन जोड़ दिया जाता, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो अब इसका आगे 10%, अब 1,100 का 10% निकालेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा 110 रुपया, और पहले से 1,100 था ही, जोड़ देते तो कितना हो जाएगा 1,210 रुपया। अब देखिए यहाँ टोटल आता 1,200 रुपया और यहाँ आता है 1,210 रुपया, अर्थात इस कंडीशन में हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जितना कंपाउंडिंग फास्ट होगा उतना प्रतिशत हमारा ज़्यादा बनेगा और इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा। प्रतिशत ज़्यादा कैसे बना, फर्स्ट टर्म के लिए 10% बना, फिर अगले के लिए तो 10% बना ही, फिर इस 10% अर्थात इस 100 रुपया का भी इंटरेस्ट बना 10%, तो यही 10 रुपया फालतू आता है। इसीलिए हमेशा देखिएगा कि जो कंपाउंडिंग ईयरली होता है उसके मुकाबले कंपाउंडिंग हाफ ईयरली या कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगा उसका वैल्यू हमेशा ज़्यादा आता है। अब इस कंडीशन में हम लोग सिंपल तरीका से निकालने की विधि जानेंगे। ये देखिए, मान लिया कि यही रेट है, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है टाइम है 2 वर्ष। दोनों कंडीशन में हम निकालना सिखाएंगे आपको बिल्कुल आसान विधि से। देखिए, ईयरली के लिए यदि कंपाउंडिंग करेगा, ईयरली यानी वार्षिक, तो वार्षिक जब संयोजित करेगा तो 20% का मतलब क्या हो जाता है 20/100। 20/100 का मतलब 1/5, और 1/5 का मतलब हमारा हो गया कि हर 5 रुपया पर 1 रुपया उसको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये वार्षिक के लिए हम लेके चल रहे हैं। दूसरा अर्धवार्षिक, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वार्षिक के लिए ये कंडीशन हुआ, टाइमिंग वही रहेगा क्योंकि पूरा साल भर का साइकिल होता है। अर्धवार्षिक के लिए क्या हो जाएगा कि रेट हमारा जो हो जाएगा, इस कंडीशन में जो रेट हो जाएगा वो इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल भर के लिए जब हम लेते हैं तो 20% ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब 6 महीना के लिए लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 10%। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ये 2 साल है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं अर्धवार्षिक पर, अर्थात 6 महीना के बाद ही इसका जो मूलधन है उसमें इसका ब्याज जुड़ता जा रहा है। तो 2 साल में कितना अर्धवार्षिक हो जाएगा 4, तो यहाँ पर जो टाइमिंग हो जाएगा वो 4 हम लेंगे, बस यहीं पे समझना है। तो यहाँ 10% का मतलब क्या हो गया 1/10 हो गया, जैसे 20% का 1/5 हो रहा था तो 10% का कितना हो जाएगा 1/10। सिंपल समझाने के लिए हम लिए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यदि मूलधन 5 रुपया है तो अमाउंट कितना हो गया 6 रुपया। 2 साल के लिए है तो सेम वही है, क्योंकि रेट तो हमेशा इसके लिए सेम है। तो फिर अगले बार के लिए मूलधन 5 रुपया है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6 रुपया। अमाउंट का मतलब हो गया हमारा मिश्र धन, यानी मूलधन और ब्याज जोड़ के। देखिए 1 रुपया ब्याज है, 5 रुपया मूलधन है, तो कितना हो गया मिश्र धन 6 रुपया। ये हो जाएगा मिश्र धन अमाउंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखते हैं, तो इस कंडीशन में 10 रुपया यदि हमारा मूलधन है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 रुपया। लेकिन इसमें टाइम 4 है तो 4 बार लेंगे, 10 11 10 11 10 11। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 36, ये कितना हो जाएगा 10,000। मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 11 11 121 में 1331 में 11 से 1 4 6 4 1 इतना आया। अब देखते हैं कि ये दोनों में कंडीशन में डिफरेंस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मूलधन आ गया 10,000, यहाँ पे मूलधन है 25,
अब हम दोनों को बराबर करने का प्रयास करेंगे। इसमें भी 10,000 लाने के लिए हमें 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई करने पे ये 10,000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14,400। अब ध्यान से देखिए कि यदि वार्षिक संयोजित होता है तो मात्र 14,400 आ रहा है, और छमाही संयोजित होता है तो 14,641 आ रहा है। इसका मतलब कि हमेशा जब कम समय में संयोजित होगा तो उसका जो मिश्र धन होगा वो हमेशा वार्षिक से ज़्यादा आएगा। देखिए यही चीज़ मैंने इससे पहले भी बताया कि यहाँ पे देखिएगा तो मात्र 14,400 आया और यहाँ आ रहा है 14,641 रुपया। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया होगा कि यदि सालाना है तो कोई बदलाव नहीं करना है, टाइमिंग का वही 2 का 2 है तो 2 बार लेंगे, रेट है 20% अर्थात 1/5। इसका मतलब हुआ कि 5 रुपया यदि मूलधन हम लगाते हैं तो 1 रुपया हमको फायदा होता है, अर्थात मिश्रधन हमारा 6 रुपया हो जाता है। 2 साल के लिए तो 2 बार किए तो हमारा वैल्यू आ गया 25 और 36। ठीक है, लेकिन अर्धवार्षिक में क्या होता है कि चूंकि साल भर में 20% है तो 6 महीना के बारे में बात हो रहा है तो 10% हो गया। 10% का मतलब कि 1/10, 1/10 का मतलब कि हर 10 रुपया पर 1 रुपया इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो जब 10 रुपया पर 1 रुपया प्रॉफिट होगा इसका मतलब कि इसका मिश्रधन 11 रुपया हो जाएगा, मूलधन 10 रुपया हो जाएगा। ये कितने बार हो जाएगा? 4 बार, क्योंकि 2 साल के बारे में पूछा जा रहा है तो 2 साल में 4 ठो छमाही बनता है। तो इसको 4 बार हम लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे। तो ये 10,000 रुपया यदि हम लगाते तो 14,641 रुपया हो जाता अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्षों में 20% के रेट से। मगर अगर उसी को वार्षिक रूप से संयोजित होता 20% के रेट से 2 वर्षों में तो मात्र 14,400 रुपया आता, अर्थात इस कंडीशन में 241 रुपया अधिक आता। ठीक है, अब इसी से संबंधित एक सवाल लेते हैं और उसको आपको समझाते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यह सवाल पूछा हुआ सवाल है आरआरबी एग्जाम्स में। आइए पहला सवाल को लेते हैं। यह सवाल जो है आरआरबी जेईई में 26/6/2019 को पूछा हुआ सवाल है। इससे संबंधित जो कंसेप्ट था वो मैंने इससे पहले दिया है, इसको देखिए। कह रहा है कि एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। बहुत बढ़िया सवाल है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय होता है तो इस ब्याज के वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में 482 रुपया अधिक मिलते हैं। तो राशि ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है कि कितना राशि लगाया गया था। सवाल में यह कह रहा है कि यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उसको वार्षिक रूप से संयोजित होने की तुलना में 482 रुपया जो है हमको अधिक मिलता है। यही महत्वपूर्ण है। दोनों कंडीशन हमने इससे पहले डिस्कस किया है, फिर डिस्कस करते हैं, यहाँ आराम से बनेगा। अब देखिए, यहाँ वार्षिक को पहले लेते हैं, यहाँ अर्धवार्षिक लेते हैं। ठीक है, आप समझने के लिए आराम से मैं बनाता हूँ एकदम। आप प्रैक्टिस जब करिएगा तो बिल्कुल आराम से बनेगा, सेकंडों में आप उड़ाइएगा। देखिए, वार्षिक आधार पर 20% है। 20% का मतलब होता है 1/5 और 1/5 का मतलब होता है 20% का मतलब हो गया 1/5। 1/5 का मतलब कि प्रिंसिपल यदि 5 रुपया लगाता है तो अमाउंट उसका 6 रुपया हो जाता है, और 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है। टाइमिंग कितना है? 2 वर्ष। तो ऐसा 2 बार हो जाएगा, 5 और 6, तो इधर हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर हो गया 36। ठीक है, अर्धवार्षिक में कंडीशन में आ जाता है 10%। तो 10% का मतलब हो जाता है 1/10। 1/10 का मतलब कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो हो जाएगा, यदि 10 रुपया लगाता है तो 11 रुपया हो जाता है। और चूंकि अर्धवार्षिक है और 2 वर्ष है तो अब 2 वर्ष में 4 गो अर्धवार्षिक हो गया, तो ये 4 बार जाएगा। 10, 11, 10, 11, 10, 11। इसको करेंगे तो 10,000 रुपया आ जाएगा, और ये है 1, 4, 6, 4, 1 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, 11 हो सकता है बार बार आए आपको, तो 1, 4, 6, 4, 1 हो जाएगा। अब देखिए, यदि अर्धवार्षिक में यदि हमने 10,000 रुपया लगाया है तो वैल्यू आ गया 1, 4, 6, 4, 1, 14,641। लेकिन वार्षिक रूप से 25 रुपया लगाने पे 36 रुपया हो जाता है। तो इसको भी 10,000 के हम लोग रेशियो में लाएंगे। तो यहाँ 10,000 लाने के लिए यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 14,400। ठीक है, ये देखिए, अगर वार्षिक रूप से 10,000 लगाया गया तो 14,400 रुपया टोटल होता, लेकिन अर्धवार्षिक में 10,000 लगाया होता तो 14,641 रुपया होता। अर्थात इसमें कितना ज़्यादा मिल रहा है? डिफरेंस कितना आ गया?
इसमें से इसको घटाएंगे 241 रुपया, 241 रुपया प्रॉफिट इसमें होता यदि 10,000 रुपया वैल्यू होता। यदि हमने 10,000 रुपया लगाया होता तो 241 रुपया प्रॉफिट होता, लेकिन वास्तव में कह रहा है कि 482 रुपया हो रहा है, अर्थात इसका दुगुना। 482 रुपया प्रॉफिट लेने के लिए हमें 20,000 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 241 रुपया प्रॉफिट लेने के लिए हमें 10,000 रुपया लगाना पड़ा था। तो 10,000 रुपया लगाने पर हमें वार्षिक की तुलना में अर्धवार्षिक में 241 रुपया प्रॉफिट होता है। तो 482 रुपया प्रॉफिट लेने के लिए, अर्थात इससे दुगुना प्रॉफिट लेने के लिए इससे दुगुना हमें रुपया लगाना पड़ेगा, अर्थात 10,000 रुपया है उसको डबल करके हमें 20,000 रुपया लगाना होगा। बस यही कंसेप्ट है। जब भी ऐसा सवाल आए आपको घबराना नहीं है, यह नहीं कि 2 बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सीधा लिखेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। ये 10,000 है तो इधर भी 10,000 आना चाहिए प्रिंसिपल। 10,000 जब प्रिंसिपल आएगा तो इसका अमाउंट बढ़ के 14,400 हो जाएगा और इधर 14,641 होगा, अर्थात 241 प्रॉफिट में है। यदि 10,000 रुपया प्रिंसिपल है तो 482 रुपया प्रॉफिट कितना में होगा? 20,000 रुपया में। आंसर ठीक है। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 को लेते हैं। यह सवाल भी RRB JEE में 31/5/2019 को पूछा हुआ है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं न केवल रेलवे में बल्कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी। ठीक है, हमने झेला है इस तरह के सवालों को। ठीक है, आप भी झेलिए। कह रहा है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों में 2420 रुपया। देखिए तो ये 1 वर्ष हो गया, मान लिया 2 वर्ष और 3 वर्ष। 1 वर्ष के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, कि कह रहा है कि 2 वर्ष में हो गया 2420 रुपया और 3 वर्ष में हो गया 2662 रुपया। ब्याज का आकलन वार्षिक आधार पर किया जाता है, इसमें कंपाउंडिंग जो है वो ईयरली है। तो राशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, मैंने कितना रुपया लगाया गया था और दर कितना था, रेट कितना था, ये दोनों हमें बताना है। हमने बताया है कि कोई भी दो लगातार वर्षों का जो उसका मिश्रधन है, अमाउंट है, उसका रेशियो हमेशा 1 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो के बराबर आता है। एक बार फिर से सुनिए, कोई भी 2 लगातार साल का, 2 लगातार, ये 2 वर्ष बाद इतना रुपया हो जाता है अर्थात यह मिश्रधन है, और 3 वर्ष बाद इतना रुपया हो जाता है अर्थात यह भी मिश्रधन है। तो 2 वर्ष का मिश्रधन और 3 वर्ष का जो मिश्रधन है उसको दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा P/A के अनुपात में आएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। तो इसको जब रेशियो निकालेंगे 242 और 2662 का, कटाइए 22 से कट जाएगा। देखिए 110 बार में 22 से कहीं 22 और फिर 2 110, 22 से ये कट जाएगा, 22 से कहीं 22, 4 5 46, 22 दूनी 44 और फिर 121 बार में। ये ध्यान दीजिएगा कि 2 वर्ष के बाद और ये 3 वर्ष के बाद इसका और इसका रेशियो निकालिए, कितना आ गया? 11 से कटता है तो 10 और 11 से कटता है तो 11, अर्थात P/A जो हो जाएगा 10/11 आ गया। अर्थात ये अमाउंट 11 है, प्रिंसिपल 10 है। प्रिंसिपल 10, अमाउंट 11, अर्थात 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। प्रिंसिपल कितना पे? 10 रुपया पे, अर्थात रेट हमारा हो गया 10% सीधा। अगर आंसर मारना हो तो हम यहीं पे सीधे इसको टिक कर देंगे, 10% हमारा रेट आ गया। अब फिर पूछिएगा कैसे? देखिए हमेशा कोई भी लगातार अगर 2 वर्ष और 4 वर्ष का दिया रहता, ठीक है, तो उसका रूट निकालते, वो P और A का अनुपात आएगा। 2 वर्ष का डिफरेंस रहता तो जो इसका अनुपात आता उसका रूट जो होता P और अनुपात A आता। अगर 1 वर्ष का डिफरेंस है तो डायरेक्ट P और अनुपात A आ जाएगा। 10 और 11 आया, अर्थात 10 जो है प्रिंसिपल है, मूलधन है, और 11 मिश्रधन है, अर्थात 1 रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ। 10 से 11 रुपया हो गया, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ कितने पे? 10 पे, अर्थात 10% हमारा रेट हो गया। ये क्लियर हो गया। अब पूछिएगा कि भैया 10% रेट तो हो गया, लेकिन मूलधन कैसे निकालिएगा? ठीक है, एक बार फिर से आप समझिए कि 10% यदि मूलधन है, ये ध्यान दीजिएगा, 10% यदि रेट है तो 2 वर्षों के पहले समझते हैं। तो यदि 100 रुपया लगाते हैं तो 2 वर्ष में 121 रुपया हो जाता है। 100 रुपया कितना रुपया हो जाता है? 121 रुपया। लेकिन यह कितना है? 2420 है, अर्थात ये 20 से गुना है ना, ये 20 गुना है ना,
इसके मुकाबले, तो इधर भी 20 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 2000 रुपया। आंसर दोनों तरीक़ा से, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। जब एक वैल्यू आ गया, रेट आ गया, तो हम उसका प्रिंसिपल वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं ना। 2 वर्ष के लिए हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपया यदि होगा तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 121। क्यों? क्योंकि 10:11 आता है 2 वर्ष के लिए, तो पावर 2 करेंगे तो 100:121 आ जाएगा, यानी 100 रुपया लगाते तो 121 रुपया आता, मगर यहाँ 2420 रुपया है, अर्थात ये 20 गुना है, तो प्रिंसिपल भी हमारा 20 गुना हो जाएगा, यानी 1000 का 20 गुना, 100 रुपया का 20 गुना 2000 रुपया। इस तरीके हम लोग सवालों को ले के चलेंगे, बहुत लंबा नहीं ले जाएंगे, पुराना वाला जो मेथड है उस पे ले जाएंगे तो फिर समस्या होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। आइए प्रश्न संख्या 3 को लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, स्टैंडर्ड लेवल का सवाल, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। इस तरह के सवाल भी हम लोगों ने झेला है। एक कंडीशन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली और उसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर दिया। देखिए कितना चालाक है, साधारण ब्याज पर लिया मतलब सिंपल इंटरेस्ट पर लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसने दे दिया किसी दूसरे को। हालांकि इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि कितना संयोजित होता है। अगर किसी भी प्रश्न में अगर ऐसा नहीं दिया हो कि वार्षिक संयोजित कर रहा है कि छमाही संयोजित कर रहा है, तो उस पर ऑटोमेटिक हमें वार्षिक लेना है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसमें चूंकि कहीं नहीं दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो वार्षिक हो रहा है कि अर्धवार्षिक हो रहा है कि तिमाही हो रहा है, तो हमें इसमें कंसीडर करना है वार्षिक। ठीक है, 9% रेट पर लिया है और 3 वर्षों के लिए है, और उतने ही राशि किसी मित्र को उसने क्या कर दिया 10% के रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया। 3 वर्षों बाद उसे 1952 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो हमसे ये पूछ रहा कि उसने कितने राशि को उधार लिया था, राशि कितने थी, कितनी राशि उधार लेकर के किसी दूसरे को उसने शिफ्ट किया था, यह महत्वपूर्ण है। तो साधारण ब्याज में जैसा कि हमने बताया था, पिछले के वीडियो आप देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, उसमें साधारण ब्याज जो टॉपिक था उसमें कि साधारण ब्याज बिल्कुल आसानी से बनाने के उसमें तरीका बताया गया था कि जितने साल तक है, कितने साल तक है भाई 3 साल तक, कितने परसेंट 9%, अर्थात 9%, 9%, 9%। साधारण ब्याज में हर साल उतना ही रेट मिलता है, ब्याज पर ब्याज तो मिलता नहीं है, तो 27% सीधे बढ़ जाएगा। यदि 100 रुपया है तो उसका टोटल कितना हो जाएगा 127 रुपया हो जाएगा। तो 1000 पे कितना हो जाएगा 1270 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 27% बढ़ गया। 100 रुपया पे 127 रुपया, 1000 पे 1270। आप पूछिएगा, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। आप पूछिएगा कि 1000 का है कि ये, देखिए यहाँ का है कि ये 10% रेट से ले रहा है, तो अगर 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब समझिए 1/10, 10/100 अर्थात 1/10, अर्थात 1 रुपया प्रॉफिट होता 10 रुपया पर। अर्थात यदि प्रिंसिपल में वो 10 रुपया लगाता तो अमाउंट उसका कितना हो जाता 11 रुपया। ऐसा कितना बार होगा 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। अब पता चला हमने 1000 क्यों लिया था। अगर यहाँ नहीं भी लेते तो हमें इसको और इसको बराबर करने के लिए हमें 0 बैठाना पड़ता। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट से यदि उसने 1000 रुपया लिया है तो उसका कितना रुपया ब्याज देना पड़ा है 270 रुपया। ध्यान से देखिए कितना रुपया ब्याज देना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 270 रुपया 1000 पे। हमेशा ध्यान में रखिएगा यहाँ 1000 है, यहाँ भी 1000 है, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 331 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हुआ, देखिए उसने 270 रुपया ही दिया है लेकिन कमाया कितना है 331 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 331 में से 270 घटा लिए, कितना बचा 61 रुपया प्रॉफिट हुआ है यदि 1000 रुपया का निवेश हुआ है तो। लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है वास्तव में 1952 रुपया। 61 में कितना गुना है यह, 61 में आप 30 गुना और 2 गुना 32 गुना। देखिए 30 गुना करेंगे इसमें, तो 30 गुना करेंगे तो 1830 हो जाएगा, और यहाँ बच गया अभी 122 बचा, अर्थात 61 का 2 गुना और है। ठीक है, ये 10 गुना किए तो कितना आया, सॉरी 30 गुना किए तो आया इतना,
और फिर 61 के दोगुना करेंगे तो फिर आ जाएगा 122, अर्थात ये हो जाएगा 1952 रुपया। 1952 रुपया कितना गुना करेंगे? 30 गुना 2, 30 और 2 32 गुना, 32 गुना 61 का करेंगे तब इतना आता है। अर्थात 61 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए 1000 उसको लगाना पड़ा, तो उसके 32 गुना प्रॉफिट कमाने के लिए इसमें भी 32 गुना और उसको लगाना पड़ता है, अर्थात 32,000 रुपया लगाना पड़ता है। बिल्कुल सिंपल, ऐसे हम लोग बनाएंगे। अब क्या करेंगे? लड़का करेगा पहले सिंपल इंटरेस्ट में जाएगा, उसको कैलकुलेट करेगा, वो पुराना वाला मेथड PRT/100 से कैलकुलेट करेगा, इतना ही वैल्यू आएगा। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से जाएगा, फिर इतना ही वैल्यू आएगा उसमें, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के करेगा। वो जितना भी चीज़ करना था वो हमने यहीं पे कर दिया, ठीक है। यहाँ समझाने में हमको 2 मिनट समय भी लगा, लेकिन यदि आपके पास IQ है, आपने प्रैक्टिस किया है, मामला समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सीधे यहाँ 270 आएगा, आपको 331 आएगा, आपको सीधे दिखेगा कि 61 रुपया प्रॉफिट हो रहा है 1000 रुपया पर। तो ये है सीधे उसका 32 गुना, अर्थात 32,000 रुपया इस पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बस यही सिंपल है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो बहुत ही पेचीदा चीज़ बन जाता है यह। इस प्रश्न को लेते हैं, यह RRB का फेवरेट प्रश्नों में से एक है। इस तरह के प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो बहुत कुछ है नहीं, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान से समझेंगे, लेकिन हड़बड़ाएंगे तो आंसर गलत मारिएगा निश्चित तौर पे। इससे आराम से समझते हैं। एक औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 2000 रुपया प्रति वर्ष 5% के चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश करती है। क्या करती है कि जैसे ही साल शुरू होता है उसमें 2000 रुपया वह निवेश कर देती है, फिर अगला साल शुरू होगा, फिर उस समय 2000 रुपया निवेश कर देगी, फिर अगला साल निवेश करती। तो इस तरीके से वो हर साल 2000 रुपया साल प्रारंभ होने पर, यानी वर्ष शुरू होने पर डाल देती है उसमें। उसका निवेश दूसरे वर्ष के अंत में कितना रुपया हो जाएगा? तो पूछ रहा है कि ये हुआ पहला वर्ष, ये हुआ दूसरा वर्ष, यहाँ से शुरू करता है तो ये पहला वर्ष के अंत में, और यहाँ से यहाँ दूसरा वर्ष के अंत में, यहाँ पर टोटल उसका जो अमाउंट होगा वही ना निवेशित रहेगा आगे के लिए। तो यहाँ का वैल्यू हमें अमाउंट पूछा जा रहा है। पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा कि पहला साल शुरू हुआ 2000 उसने डाल दिया, रेट कितना है 5%, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 5 दूना 10, 100 रुपया बढ़ जाएगा क्या? ठीक है, 5% के रेट से 2000 रुपया इसने लगाया, तो इसका 100 रुपया बढ़ के इसमें कितना हो जाएगा? 2000 और प्लस में 100 रुपया, 2100 रुपया हो जाएगा टोटल। लेकिन ये क्या कर दी कि अगला वर्ष फिर यहाँ से शुरू हुआ ना, यहाँ फिर उसने 2000 रुपया डाल दिया, तो यहाँ वैल्यू कितना हो गया? 4100 रुपया हो गया। ठीक है, अब जैसे ही 4100 रुपया हुआ तो फिर इसको 5% तो मिलेगा ना भाई। यहाँ से जब शुरू किया इसने तो फिर 5% के रेट से इसको मिला, तो 5% के रेट से इसको 10% के रेट से मिलता है, तो इसको 410 रुपया मिलता है। 5% के रेट से मिल रहा है, अर्थात 205 रुपया इसको और प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे यह ब्याज मिला यहाँ से यहाँ के पीरियड में, तो 205 रुपया ब्याज और 4100 रुपया यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पर कितना रुपया हो गया? 205 और 4100, 4305 रुपया इसका टोटल निवेशित राशि हो गया। अगर इसके साल फिर वह चलाना चाहेगी तो फिर वह 200 रुपया यहाँ पर डालेगी, 2000 रुपया डालेगी, तो जो 6305 रुपया हो जाएगा वो अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा। लेकिन हमारे पास अगले साल के लिए कोई बात नहीं कर रहा है, केवल कह रहा है कि जैसे ही 2 वर्ष पूरा तो उसके खाता में कितना रुपया निवेशित होगा, कितना उसका अमाउंट होगा, क्योंकि अब यह जो अमाउंट है यह आगे के लिए मूलधन का काम करेगा। न केवल यह, इसके अलावे 2000 रुपया और इसमें डाल रही है हर साल। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये जो प्रत्येक है ना, यह प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है। हर वर्ष के प्रारंभ में वह 2000 रुपया डाल देती है। यहाँ शुरू किया 2000 रुपया डाला, एक साल आते आते फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में इसको 100 रुपया मिला, तो टोटल हो गया 2100 रुपया। अब क्या किया कि जैसे ही फर्स्ट ईयर समाप्त हुआ, दूसरा साल जैसे ही शुरू हुआ, उसने 2000 रुपया और डाल दिया, तो इसका टोटल निवेशित हो गया 4100। लेकिन 5% के दर से इसको कितना मिल रहा है और ब्याज कितना मिल गया दूसरे साल के लिए? 205 रुपया। तो 2 साल जैसे ही अंत होगा उसके पास टोटल निवेशित हो जाएगा 4100 यह और 205 रुपया यह, टोटल 4305 रुपया निवेशित हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा समझने वाला सवाल था, इसलिए हमने इसको चुना है। अब अगला सवाल लेते हैं। ये अगला प्रश्न देखते हैं, यह RRB NTPC में है।
भाइयों मैं इसको मेरे भाई स्टार लगाना चाहूँगा। इस सवाल को आप लोग ज़रूर देखिएगा, हम यह कहेंगे क्योंकि यह रेलवे का यह वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। और ये क्यों है ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर आप इसको विधिवत बनाने चलिएगा तो बहुत लोचा है, लेकिन हम इसको सिंपल में थोड़ा कॉन्सेप्ट के बेस पर इसको हम लोग निकालेंगे प्रेम से। देखिए कह रहा है कि राकेश ने 10,000 रुपये की राशि दो अलग अलग स्कीमों में एनएसी तथा पीपीएफ में क्रमशः 14% और 11% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की। यदि 2 वर्षों का, यहाँ पे यदि 2 वर्षों का कुल ब्याज 2726 रुपये, ये समझने वाली बात है कि 10,000 में दोनों में थोड़ा थोड़ा लगाया तो 2 वर्ष में उसको 2726 रुपया की प्राप्ति होती है। तो एनएससी में निवेशित की गई राशि कितनी थी, दोनों समझना है। अब ये चीज़ समझते हैं कि यदि 14% से लगाता और 11% से लगाता तो कुल उसका परसेंटेज कितना बढ़ता। अगर साधारण ब्याज होता तो 2 वर्ष में सीधे सीधे खाली 28% और सीधे सीधे 22% हो जाता, लेकिन साधारण ब्याज तो है नहीं। पहले वर्ष के लिए ब्याज पर भी ब्याज इसको मिल रहा है। तो देखिए पहले 100 रुपया पर सोचते हैं, पहले साल के लिए 14% मिला, अगले साल के लिए ये 14% तो मिलेगा ही, यह 28% हो गया। परंतु इसका भी 14%, यह जो 14 रुपया इसका है इसका भी 14% मिलेगा। तो 14 हाँ कितना हो जाएगा 196, यानी 1.96%, यानी इसका कितना हो जाएगा 29.96%। किसी को कोई समझने में दिक्कत? इसी तरीके से 11% का पहले साल के लिए 11% और दूसरे साल के लिए फिर 11%, तो टोटल 2 साल बाद ये तो 22% हो ही गया। परंतु अब इस 11% का भी 11% मिलेगा, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो 11 का 11% हो जाएगा 1.21, 11 121 होता है, तो ये हो जाएगा 23.21। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होना चाहिए। अब एक चीज़ समझते हैं, 10,000 रुपया पर यदि टोटल लगा दिया जाता, इसमें सोचने वाली बात है कि मान लिया कि वह 11% से पीपीएफ में नहीं लगाता, वो टोटल रुपया लगा देता एनएससी में। रिप्लेसमेंट हम इस्तेमाल करेंगे, एक को पकड़ के रिप्लेस कर देंगे दूसरे से, और इसी टेक्निक से इस तरह के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। पहला नंबर यह देखते हैं कि यदि इसने 14% से टोटल लगा दिया होता तो क्या होता। तो इसका 10,000 पर, ये चूंकि 100 रुपया पर इतना रुपया मिल रहा है, तो 10,000 पर कितना रुपया मिलता है 2996 रुपया मिलता है। और इसको लगा देता तो कितना रुपया मिलता है, इसको छोड़ो, पहले इससे हम लोग देखते हैं। 2996 रुपया मिलता, लेकिन मिला कितना है इसको 2 वर्ष में 2726 रुपया। ये इतना कम क्यों मिला है? क्योंकि टोटल अमाउंट इसने 14% पर नहीं लगाया है, कुछ अमाउंट 11% पर भी लगाया है, तभी तो 2996 रुपया मिलना चाहिए था और मिल रहा है 2726 रुपया। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, निकालते हैं 2726 रुपया निकालते हैं इसमें से, तो कितना हो जाएगा 0, 9 में से 2 गया 7, ये 270 रुपया इसको लॉस हो रहा है। मिलना चाहिए था उसको 2996। यदि टोटल का टोटल 10,000 रुपया 14% के रेट से लगा देता तो उसको फायदा होना चाहिए था 2996, लेकिन वास्तव में हो रहा है 2726, अर्थात इसको लॉस हो रहा है कितना 270 रुपया का। ये लॉस किस वजह से हो रहा है? इसके वजह से, क्योंकि कुछ रुपया जो है वो 11% के रेट से भी लगाया है। अच्छा, इतना लॉस हो रहा है। अब देखते हैं कि अगर 100 रुपया इसमें न लगा करके इसमें लगाया होता, अर्थात इसमें न लगा या इसमें न लगा करके इसमें लगाया होता, तब लॉस कितना होता 100 रुपया पर। इस दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। देखिए इसमें से इसको घटाइएगा, 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और 29 में से 23 जाएगा 6 रुपया 75 पैसा का लॉस होता यदि इन्वेस्टमेंट उसका 100 रुपया होता। यदि 100 रुपया पर उसका लॉस निकालते कि इसमें ना लगा करके इसमें लगाया होता, तो कितने का डिफरेंस आता 6 रुपया 75 पैसा का। लेकिन वास्तव में कितना डिफरेंस आया है 270 रुपया। अच्छा, 6.75 में कितना से मल्टीप्लाई करिएगा तो 27 आएगा। मल्टीप्लाई करिए,
6 चौका 24, 4 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, लेकिन ये 270 आ रहा है, इसका मतलब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी हमें 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अर्थात ये 4000 रुपया जो था इसमें लगाया था, किसमें, इसमें लगाया था 4000 रुपया, और इसमें लगाया था 6000 रुपया। एनएससी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, एनएससी में लगाया है 6000 रुपया। एक बार फिर समझते हैं, टोटल यदि 14% के रेट से, ये है सवाल बहुत पेचीदा, अगर हम फार्मूला पर भी सेट करेंगे, आप लोग उसको सोल्व करते रहिएगा घर पे, परंतु हम इसको शॉर्ट में उड़ाना चाहेंगे। अगर टोटल 14% के रेट से लगाता तो उसका टोटल परसेंटेज वैल्यू जो होता 29 रुपया 96 पैसा होता, क्योंकि 14 सूखे 28 हो जाएगा। अब दूसरे साल के लिए 14% का भी 14% ब्याज अर्थात 1.96 मिलेगा, अर्थात 29 रुपया 96 पैसा। इसी प्रकार यदि 11% के रेट से निकालते हैं तो 23 रुपया 21 पैसा। दोनों का डिफरेंस यदि 100 रुपया इसमें न लगा करके इसमें लगाया होता तब डिफरेंस कितना आता, 29 रुपया 96 में से इसको हम लोग घटा देते, तो इसको घटाते तो कितना आता, 6 रुपया 75 पैसा। यदि 100 रुपया इसमें ना लगा करके इसमें लगा दिया होता तो 6 रुपया 75 पैसा का लॉस उसको होता। ठीक है, ये हम एक भाग हो गया, खाली समझने के लिए 6 रुपया 75 पैसा लॉस होगा। अब हम ये मानते हैं, सपोज करते हैं कि हमने इसमें कोई रुपया नहीं लगाया है, टोटल रुपया 14% के दर से अर्थात एनएससी में हमने लगा दिया। अगर 14% के दर से टोटल रुपया लगाया होता तो 100 रुपया पर इतना रुपया मिलता, तो 10,000 रुपया यदि टोटल का टोटल लगा दिया होता तो मिलता हमें 2996 रुपया, परंतु हमें मिल रहा है 2726 रुपया। लॉस कितना हुआ, 270 रुपया। यह क्यों लॉस हुआ भाई, क्योंकि यह जो टोटल अमाउंट जो है वो 14% के रेट से नहीं लगाया था, कुछ अमाउंट लगाया था 11% के रेट से। अच्छा, अगर 100 रुपया 14% में न लगा करके 11% वाला में लगाता तो 6 रुपया 75 पैसा लॉस हुआ है। तो कितना रुपया इसमें से हटा करके इसमें लगाया गया है ताकि 270 रुपया हमें लॉस हुआ है। तो देखिए इसका 40 गुना आता है 270, अर्थात 100 रुपया लगाते तो 6 रुपया 75 पैसा लॉस होता, अब उसका 40 गुना लगाएंगे तब 270 रुपया हमको लॉस हुआ। तो इसमें 40 गुना अर्थात 4000 रुपया जो है हमने लगाया है इसमें, इसके मुकाबले इसमें लगाया है 4000, अर्थात पीपीएफ वाला में लगाया है 4000 और एनएससी वाला में लगाया है 6000। अगर आप गलती से हड़बड़ी में मारिएगा तो 4000 भी ऑप्शन है, आप मार के गलती करके निकल जाइएगा। सवाल पूछा जा रहा है कि एनएससी में अर्थात जो 14% वाला में है उसमें कितना रुपया लगाया था। ठीक है, सिंपल सा यही निकालेंगे कि यदि टोटल 14% से लगता तो हमारा आता 2996 रुपया, लेकिन हमें मिल रहा है इतना, लॉस हो गया हमारा 270 रुपया का। यदि 100 रुपया इसमें ना लग के इसमें लगता तो लॉस होता है 6 रुपया 75 पैसा। तो 270 रुपया कितने में लगाता, उसका 40 गुना अर्थात 100 रुपया का 40 गुना 4000 रुपया, अर्थात 4000 रुपया इसमें से निकाल के इसमें लगाया है, तो इसमें कितना लगा है 6000 रुपया, बात खत्म। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। देखिए इस सवाल को भी आप लोग स्टार मार्क लगाइए। अगर पढ़ना है तो ऐसे जो सवाल हैं इसको स्टार मार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है क्योंकि इससे संबंधित जो है खास करके बंटवारा में इस्तेमाल होता है। बहुत सारा सवाल आता है कि एक बुजुर्ग बाप अपने 2 बेटों के नाम से इस तरह से निवेश करना चाहता है कुछ खास रुपये को कि एक लड़के को 25 वर्ष में प्राप्त जितना रुपया हो जाएगा, दूसरे लड़के को 30 वर्ष में उतना रुपया प्राप्त हो जाएगा, या 5 वर्ष और 7 वर्ष के उम्र के जो 2 लड़के हैं और इतने अमाउंट को कितना रेशियो में दोनों में लगाया जाए ताकि 20 वर्ष बाद दोनों का अमाउंट बराबर हो जाए। इस तरीके का जब सवाल आए तो आप इसी तरीके से बनाएंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए इसमें कुछ विशेष करना नहीं है। पहले देखते हैं सवाल कह रहा कि 3364 की राशि को ए और बी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में प्राप्त राशि, देखिए इसके 5 वर्षों में प्राप्त राशि और बी के हिस्से को 7 वर्षों में प्राप्त राशि दोनों बराबर हो जाए। बिल्कुल वही चीज़ है, अगर कोई 5 वर्ष का लड़का है, कोई 10 वर्ष का लड़का है और बाप यदि दोनों के नाम से कुछ फिक्स करना चाहे किसी खास राशि को, 5 लाख 10 लाख है, उसी में से दोनों को फिक्स करना चाहे
कोई एक 5 वर्ष का लड़का है, कोई एक 10 वर्ष का लड़का है, तो इस प्रकार फिक्स करना चाहेगा कि 15 वर्ष बाद दोनों का राशि सेम हो जाए, अमाउंट सेम हो जाए। इस तरीके का जब सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे कि पहला रेट देखते हैं। रेट कितना है? 5%। 5% का मतलब कितना? 1/20 हो जाएगा, यानी 5/100 हो गया। इसका मतलब 1/20। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/20 का मतलब कि 20 रुपया लगाया है तो 1 रुपया फायदा हुआ, अर्थात अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो जाएगा? 21/20 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक। पहला नंबर लगाया है ए और दूसरा नंबर का नाम है बी। दोनों का अनुपात यदि निकल जाएगा तो हम देख लेंगे कि 3364 को डिवाइड कर देंगे उसी अनुपात में। परंतु अनुपात निकलेगा कैसे? दोनों में गैप देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है दोनों में गैप। इसमें 5 वर्ष लगाया है और दूसरे वर्ष में 7 वर्ष लगाया है, तो गैप कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। तो 21/20 का स्क्वायर, बस जितना गैप है उतना पावर चढ़ा देना है, बस कुछ नहीं करना है। अगर दोनों के बीच में अगर 3 वर्ष का गैप है तो यहाँ पावर 3 कर देते हैं। 4 वर्ष का गैप है, पावर 4 कर देंगे। 5 वर्ष का गैप है, पावर 5 कर देंगे, बस। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसका कितना वैल्यू आ गया? 441/400। दोनों का जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 841। इसमें 841 से भाग करेंगे तो 4 बार में जाएगा क्या? 4 बार में जाएगा, अर्थात इसका देखिए टोटल वैल्यू है 841। तो यदि दोनों का यहाँ पर लेते हैं तो 841 आता है, परंतु एक्चुअल में वैल्यू है 3364, अर्थात इसका 4 गुना है। अर्थात ये जो वैल्यू हो जाएगा ये भी 4 गुना हो जाएगा, ये भी 4 गुना हो जाएगा। अर्थात ए के लिए जो निवेश करेगा 4 4 का 16 के 6 हासिल 1764 और बाकी यहाँ 1600। अब जो पूछता है निकाल दीजिए। तो क्या पूछ रहा है? ए का हिस्सा पूछ रहा है। ए का हिस्सा हो गया हमारा 1764 है क्या? 1764। इस तरीके का जो भी सवाल आएगा हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे, एकदम आराम से। क्या करना है? जितना गैप है उतना पावर चढ़ाना है, बस कुछ नहीं। मान लिया कि 10% का रहता और 4 वर्ष का गैप रहता दोनों के बीच में, तो क्या करते? 11/10 हो जाता, पावर 4 कर देते। पावर 4 करने से आ जाता 14641 ऊपर और नीचे 10,000। उस अनुसार हम लोग बैठा लेते, उसी अनुसार यह डाटा भी बदलता। महत्वपूर्ण यह है कि क्या हम प्रश्न को समझ पा रहे हैं कि नहीं आराम से। अच्छा, ये कैसे आता? अगर हम लोग पुराना वाला जो फॉर्मूला है, जो बेसिक से हम लोग जाएंगे, एक बार इसको देख लीजिए, एक बार फिर से इसको समझते हैं कि जितना भी रेट है उसका पहले हम लोग निकाल लेंगे अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो, ठीक है। उसका हम लोग ये कर लेंगे, जितना गैप है उतना पावर चढ़ा देंगे, बस, और कुछ नहीं करना है। तो ए को मिलेगा उतना, बी को मिलेगा इतना। अब देखिए ये आया कहाँ से, ये भी समझने वाली बात है कि मान लिया कि जो हम लोग पुराना वाला जो तरीका से हम लोग बनाते थे बेसिक, कि ए को मान लिया ए रुपया दे रहा है, बी को मान लिया कि बी रुपया दे रहा है, ये समझने वाली बात है। तो ए का 21/20 हो जाएगा, ये कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। और बी का 21/20 आ रहा है कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए। तो ये टोटल 5 है और इधर 7 है, तो ये जब कटेगा तो ये 7 में से 5 को कट जाएगा, 2 बच जाएगा। बी को यहाँ लाते हैं तो हमेशा a/b का जो अनुपात हो जाएगा 21/20 के, जितना यहाँ इसका और इसका गैप रहा, अर्थात 2 गैप रहा, वो 2 गैप यहाँ आ जाता है। ये वहाँ से आया है फॉर्मूला। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये तो प्रश्न हम लोग पढ़े हुए हैं, 7वां 8वां का ये चीज़ है कि अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100, तो 1 + 5/100 करेंगे तो 105/100 आ जाएगा, तो 21/20। इसी तरीके से ये 5 साल के लिए है, ये 7 साल के लिए है। दोनों में गैप कितना है? 2, वही 2 यहाँ आ जाएगा। अगर ये उधर भाग में जाएगा तो 21/20 जो हो जाएगा ये हो जाता है 5, अगर इसको भाग में लाएंगे तो जब भागा देते हैं तो पावर घट जाता है, 7 में से 5 जाएगा, पावर 2 आ जाएगा। ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो है वहाँ से फॉर्मूला आया है, बेसिक से जो हमारा फॉर्मूला है। तो इस तरह के जो भी सवाल आए ये बंटवारा में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सवाल आए हम लोग सीधे गैप देखते हैं, किसके लिए कितना गैप है, बस।
उस पर ले जाके उसका पावर उतना चढ़ा देते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। यह सवाल भी आरआरबी जेई में माफ़ करिए आरआरबी ग्रुप डी में 6/12/2018 को पूछा हुआ था। मेरा दावा है कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी होंगे जो इस शिफ्ट में, खास करके जिनके शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी मोर देन 90% या उससे भी ज़्यादा या तो इसको समझ नहीं पाए होंगे या गलत सलत बना के आए होंगे। बिल्कुल समझने में कोई ऐसा नहीं है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पूछने का ढंग उसका अलग है, इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है। इस तरह के जो भी सवाल आएंगे उसको बढ़िया से समझा करिए। देखिए कह रहा है कि 200 रुपये की एक राशि को 1 साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया जिसमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई। देखिए यहाँ कह रहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि की गई। ठीक है, ये जो लाइन है ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगी, जो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। 200 रुपये की एक अन्य धनराशि को 10% वार्षिक दर पर 1 साल के लिए निवेशित किया गया था, परंतु ब्याज में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि, यहाँ पे वार्षिक चक्रवृद्धि, यहाँ पे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि। तो दूसरी योजना के तहत अर्जित लाभ कितना अधिक होगा? पहली योजना में जो लगाया है वो कह रहा है कि साधारण ब्याज भी कह रहा है और वार्षिक भी कह रहा है। देखिए अगर वार्षिक हो तो 1 साल के लिए या तो साधारण ब्याज निकालिए चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, कोई अंतर होता ही नहीं है। और वो यही कहना चाह रहा है यहाँ से कि कह तो रहा है साधारण ब्याज, लेकिन कह रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि। तो वार्षिक चक्रवृद्धि भी करिएगा तो 1 साल में तो उतना ही ब्याज आएगा जितना उसको आना चाहिए साधारण ब्याज के अनुसार भी। लेकिन दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि उसी राशि को 10% के दर से लगा दिया, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक हो गया। जब अर्धवार्षिक हो जाने का मतलब है कि अब जो ब्याज है वो उसका साल भर के लिए 10% है, तो अर्धवार्षिक अर्थात 6 महीना के लिए 5% पर काम करेगा। और जो टाइमिंग है वो साल भर में 2 बार उसको संयोजित होगा, साइकिल उसका 2 बार हो जाएगा। 1 साल में यदि होता, अगर वार्षिक होता तो पूरा 1 बार होता, लेकिन हर 6 महीना पर उसका जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देने का बशर्ते आपका वो टेस्ट ले रहा है कि क्या आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, कि 1 साल के लिए जब बात कर रहा है तो 1 साल में जो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों का वैल्यू बराबर आता है। वो यह जांचना चाह रहा है कि आपको इस बात की जानकारी है कि नहीं, बस और कुछ नहीं। पहले कंडीशन में 10% के रेट से वो लगाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट कहिए चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट कहिए, कोई अंतर नहीं है। तो 10% के रेट से लगाता है तो उसकी कमाई कितने हो गई? 20 रुपया। 200 रुपया लगाया है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए, क्योंकि वार्षिक चक्रवृद्धि हो रहा है, अर्धवार्षिक नहीं हो रहा है। दूसरे कंडीशन में हम जब देखेंगे तो यहाँ रेट हो गया हमारा 5%। 5% का मतलब हो गया 1/20। ठीक है, और टाइमिंग हो गया हमारा 2, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होता है। तो यहाँ पे समझिए कि यदि प्रिंसिपल 1 रुपया, प्रिंसिपल यदि 20 रुपया हो तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 21 रुपया। ठीक है, उसी तरीक़ा से ध्यान दीजिए कि फिर से दो बार करना है तो 20 और 21 हो गया, तो ये हो गया 400, तो ये हो गया 441, परंतु वास्तव में ये 400 रुपया तो लगाया नहीं है। यदि 400 रुपया लगाया जाता तो होता 441 रुपया, लेकिन 400 रुपया नहीं लगा है, लगा है 200 रुपया, अर्थात यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 220 रुपया 50 पैसा, अर्थात 20 रुपया 50 पैसा का हमको प्रॉफिट हुआ, और यहाँ प्रॉफिट हो रहा था 20 रुपये का, अर्थात हमारे पास कितना अधिक लाभ मिला? 50 पैसा। ऐसे सवाल को बनाएंगे। यह बेसिकली यह जांचना चाह रहा था कि 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में कोई अंतर नहीं होता, ये आपको आता है कि नहीं, इसीलिए ये लैंग्वेज बीच में डाला था। साधारण ब्याज का भी बात कर रहा है और बीच में कह रहा है ब्याज में चक्रवृद्धि की गई है, और आगे कह रहा है कि कितने साल के लिए? 1 वर्ष के लिए निवेश किया गया वार्षिक दर पर 1 साल के लिए, वही 1 साल के बारे में बात कर रहा है। तो 1 साल के लिए का साधारण का चक्रवृद्धि कोई डिफरेंस नहीं होता, तब जब वार्षिक संयोजित होता हो तो वही कह रहा है कि साधारण है
वार्षिक चक्रवृद्धि, वार्षिक संयोजित हो रहा है तो कोई बात नहीं, साधारण में वही 20 रुपया आएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि वही अमाउंट, वही उतना ही रुपया वही रेट पर अर्धवार्षिक संयोजित डाल दिया तो रेट तो बदल गया 5%, 1/20 अर्थात 20 रुपया लगाने पे 21 रुपया आता है। तो 2 बार हो जाएगा टाइमिंग, तो 400 रुपया लगाने पे 441 रुपया आता है, लेकिन लगाया है 200 रुपया तो हमारा आएगा 220 रुपया 50 पैसा, जबकि यहाँ से आता है 220 रुपया, 20 रुपया प्रॉफिट है, 200 रुपया लगाया, अर्थात 50 पैसा इसमें हमें ज़्यादा मिलता है यदि अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो इसीलिए अर्धवार्षिक संयोजित का होता है। बहुत जगह जो सूदखोर होते हैं वो क्या करते हैं कि हर महीना बोलते कि देख यदि तुमको मूल ब्याज हर महीना नहीं दोगे तो ब्याज के भी ब्याज लगेगा। ये एक तरीके से लेंडर जो होता है, जो कर्ज लेने वाला होता है, उस पर प्रेशर बनाने के लिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज का इस्तेमाल किया जाता है कि ब्याज पर भी जब ब्याज लगेगा तो वह क्या करेगा, अपना कर्ज चुकाने का भरसक प्रयास करेगा। बैंक भी वही करता है, ठीक है। जितने भी सरकारी एंटिटीज़ हैं, वैसे मैं प्राइवेट लेंडर्स की नहीं बात कर सकता, लेकिन सरकारी एंटिटीज़ जितने भी हैं, चाहे बैंक हो या और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन देते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही लोन देते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए इस प्रश्न को लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 18 जनवरी 2017 में पूछा हुआ था। बहुत आसान सवाल है, लेकिन चूंकि यह थोड़ा अलग था, रेट पूछ रहा था, इसलिए हमने इस प्रश्न को लिया है। देखिए, ए एक विशेष दर पर 10,000 रुपया किसी स्कीम में निवेश करता है। 2 वर्ष के अंत में यह राशि 11,664 रुपया हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें यदि चक्रवृद्धि ब्याज लागू हो। वार्षिक ब्याज दर हमें रेट निकालना है सिंपली। अच्छा, रेट निकालने के लिए 2 वर्ष है, ये तो निश्चित है कि 2 वर्ष में निवेश करता है तो 2 वर्ष के अंत में इतना रुपया हो जाता है। तो ये अमाउंट हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया। तो अमाउंट कितना है हमारे पास 11,664 और प्रिंसिपल कितना है 10,000। अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करिएगा तो ये 2 वर्ष है तो निश्चित है कि अमाउंट और प्रिंसिपल का स्क्वायर हुआ होगा तभी इतना आया है। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का जब रेशियो हम निकालेंगे तो इसको रूट ओवर करेंगे। ध्यान से देखेंगे तो ये निश्चित तौर पे नीचे वाला तो 100 आ ही जाएगा, ऊपर वाला खाली 4 आ रहा है 64। थोड़ा टेक्निक लगाएंगे यहाँ पे, बाद में हम सोल्व करेंगे इसको, लेकिन अभी टेक्निक लगाते हैं। कौन सा ऐसा इसमें से है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आ रहा है? निश्चित तौर पे 9 से स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 1 आता है लास्ट में। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 5 के 5 आएगा, ये भी नहीं होगा, 9 9 81। ये निश्चित तौर पे ये होगा क्योंकि 8 का स्क्वायर करने पे 8 8 64 आता है, अर्थात ये 8 आएगा और ये 100 से अधिक होगा क्योंकि ये 11,000 से ऊपर है। तो 100 से अधिक जस्ट 108 होगा। तो 108/100 का होल स्क्वायर होगा। तो ये रूट की जब करेंगे तो 108/100 हो गया, अर्थात 8% हमारा रेट आएगा। निश्चित तौर पे हम ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा, यदि बहुत लंबा लग रहा है, आपको आइडिया नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, काटेंगे यार, क्या दिक्कत है। 11,664 में हम 10,000 से काटेंगे तो देखिए 16 से कटेगा, 16 छक्का 96, यहाँ 10 बच गया 106, फिर 16 छक्का 96, 16 7 होता से 7, 112, 4 बच गया 46, 16 दूना 32, यहाँ बच गया 14, 144, 16 44 से 729 आ गया। इस 16 से करेंगे, 16 से तो 16 छक्का 96, 40, 16 दूना 32, 8 8 5 79, 16 85। ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा 27 बटे ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा 27/25, यानी 25 पर 2 ज़्यादा है, तभी ना ये अमाउंट हुआ 27। 25 पर 2 जाता है तो 100 पर कितना ज़्यादा होगा 8, तो वही 8% रेट होगा। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। सिंपल था, लेकिन चूंकि टाइप चेंज था इसलिए हमने इस प्रश्न को लिया है, ठीक है। तो आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगला इसका पार्ट 3 भी आएगा और उसमें भी और बढ़िया बढ़िया प्रश्न उठाएंगे और बढ़िया बढ़िया टेक्निक से उसको हल करेंगे। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आपको सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती पूजा मनाने के बाद फिर से मिलते हैं इसी चैनल पे। और हाँ, अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। नमस्कार।